दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए कहा था कि एक पत्थर को जो है 44.1 मीटर की गहराई पर मुक्त जल की सतह वाले कुएँ में गिराया जाता है। पत्थर जो है गिरने के 3.13 सेकंड बाद छप छप की आवाज़ सुनाई देता है। वायु में ध्वनि का वेग जो है ज्ञात कीजिए, जब जी का मान कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो वायु में ध्वनि का वेग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, यहाँ पहले निकाल लेते हैं गति के दूसरे नियम से। एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 0, यू का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 + 1/2 इंटू 9 में टी स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ से टी का मान आ जाएगा आपको 3 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। देखिए यह पत्थर को पानी की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय है, लेकिन स्पेसलेस यानी छप छप की आवाज़ 3 सेकेंड में सुनाई देती हैं, ठीक है। तो ध्वनि गति समय अंतराल, ध्वनि गति का समय अंतराल यदि निकालिएगा तो ये निकल जाएगा 3.13 - 3, ठीक है, बराबर में 0.13 सेकेंड, ठीक है। ये निकल गया आपको ध्वनि गति का समय अंतराल। तो 3.13 में से आप जो है यहाँ से 3 हटाएंगे तो ये निकल जाएगा 0.13 सेकेंड। अब देखिए ध्वनि की गति निकाल लीजिए। तो ध्वनि की गति बराबर होता है ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी बटा में आवर्तकाल। तो ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी है 44.1, ठीक है, और यहाँ पे आवर्तकाल जो है कितना है 0.13, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपको 339.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 339.2 मीटर पर सेकेंड यानी फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होगा। तो दूसरा ऑप्शन तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। तो ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो उसकी आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि जो है ध्वनि तीखी होती है, तथा कंपन की आवृत्ति कम होने पर ध्वनि क्या होती है तो मधुर होती है, ठीक है। तो तारत्व जो है घटता है और लेकिन प्रबलता बढ़ती है। कंपनों की आवृत्ति घटती है और आयाम बढ़ता है। तो ध्वनि की जो प्रबलता है इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबलता जो है ध्वनि जो है प्रबल होती है, ठीक है, ध्वनि जो है प्रबल होती है। और आवृत्ति तुरंत की जो है ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि तीखी यानी अधिक तारत्व होती है, और कंपन की आवृत्ति कम होने पर ध्वनि मधुर यानी कम तारत्व होती है। नेक्स्ट आयाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है घरेलू सर्किट में ओवरलोडिंग के संभावित कारण का वर्णन नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन, तो सर्किट में करंट की पर्याप्त कमी। तो देखिए वोल्टेज करंट के अचानक वृद्धि के कारण ओवरलोडिंग होती है। एक ही सॉकेट के बहुत सारे बिजली के उपकरण जुड़े होने या फिर सीधे संपर्क में आने वाले जो है लाइव व न्यूट्रल तार के कारण ओवरलोडिंग होती है। जब सर्किट में करंट की पर्याप्त कमी होती है तो ओवरलोडिंग संभव नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सर्किट में करंट की पर्याप्त कमी, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट तो कहता है कि सर्किट में ओवरलोडिंग के संभावित कारण का वर्णन नहीं करता है, दूसरा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट है कि 2800 केल्विन 2800 केजी द्रव्यमान 2800 द्रव्यमान की एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। इस पर 100 मीटर की दूरी हेतु 5600 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता है। इसका वेग क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे m बराबर दे दिया गया है 2800 केजी, ठीक है, और u बराबर दे दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। u बराबर आपको दे दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में, u 90 इंटू 5/18, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद यदि देखें तो F बराबर, ठीक है, F बराबर जो है कितना 5600 न्यूटन, 5600 न्यूटन है, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा कितना 5600 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखिए चूँकि अवरोध, ठीक है, यहाँ पे जो है अवरोध बराबर जो है क्या होता है, तो अवरोध बराबर हो जाएगा आपको, अवरोध बराबर यदि हम देखें और यहाँ पे ये हो जाएगा आपको 5600 न्यूटन यानी 100 मीटर, ठीक है। S बराबर यहाँ पे कितना है, S बराबर है 100 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे अवरोध, अवरोध बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, ये हो जाएगा द्रव्यमान गुना त्वरण। तो A बराबर, तो त्वरण बराबर क्या होगा बल बट्टा द्रव्यमान, बल बट्टा द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पे A बराबर बल है 5600 और द्रव्यमान है 2800, 28 दूनी यानी कितना निकला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो A का मान निकल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति के तीसरे समीकरण के अनुसार v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 इंटू 100 यानी कितना 225, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 225 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि देखें तो v बराबर क्या होता है, v बराबर यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड यानी 15 गुने 18/5, 5 तिया 15, 18 तिया 54, ये हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो तीसरा ऑप्शन विश्राम जड़त्व। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि एक व्यक्ति किसी बस में यात्रा कर रहा है तो बस के अचानक रुकने पर उसमें गति का जड़त्व होने के कारण वह आगे की ओर झुक जाता है। यदि खड़ी बस अचानक चलती है तो वह पीछे की ओर झुक जाता है, क्योंकि इस समय व्यक्ति में विराम का जड़त्व होता है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम का प्रतिपादन जो लेवाशिये ने किया था। इसके अनुसार द्रव्यमान को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले अधिकांश पदार्थों तथा उत्पादों का कुल द्रव्यमान नियत रहता है। गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके खाली स्थान पर निर्भर करती है। तो दूसरा ऑप्शन देखिए, पदार्थ, लंबाई और मोटाई। तो जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धात्विक चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चूँकि R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो L बाई ए, R बराबर होता है रो L बाई ए, जहाँ यहाँ पे रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है तथा चालक की लंबाई तथा चालक के अनुप्रस्थ काट का, ए L जो है चालक की लंबाई है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। 117 है, अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है। 117 का होगा तीसरा ऑप्शन इस्पात। तो देखिए अस्थायी चुंबक जो है
इस्पात का बना होता है। अस्थायी चुंबक का निर्माण एल निको से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एल निको में एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट होता है। 118 है कि मान लीजिए कि एक ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान स्मॉल जी, तो ग्रह पर इसका मान होगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ग्रह पर ये जो है त्वरण का मान हो जाएगा a/1/3 यानी 3 ग्राम। तो ये हो जाएगा 3g, ठीक है। 3g ए बराबर होता है F/m। नेक्स्ट 119 है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर जाएगी। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो किरण की गति में वृद्धि होती है, साथ ही साथ यह अभिलंब से दूर झुक जाती है। नेक्स्ट फिर सितार बजाने से पूर्व जो है कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है। तो दूसरा ऑप्शन सितार की डोरी का तारतम्य क्या होगा, सितार की डोरी का तारतम्य। तो सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक डोरी के तनाव को समायोजित करके सितार की डोरी के तारतम्य को समायोजित करता है, क्योंकि तारतम्य डोरी की आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। आवृत्ति बराबर होता है 1/2L√T/m, टी जहाँ पे डोरी में तनाव का बल है। नेक्स्ट 121 देखिए, फिर है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा। 121 का तीसरा ऑप्शन वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर बनता है, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर बनता है। नेक्स्ट है सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। दूसरा ऑप्शन 2 सेकेंड। तो देखिए सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर सेकेंड लोलक का आवर्तकाल जो है अनंत होता है। पृथ्वी के केंद्र पर आवर्तकाल टी बराबर होता है 2π√L/g, जहाँ L जो है लोलक की लंबाई है, G जो है गुरुत्व G के हैं तो यहाँ पे गुरुत्व त्वरण है, ठीक है। G जो है एक गुरुत्व त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 नंबर देखिए। 123 है कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। तो तीसरा ऑप्शन एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, ठीक है। तो आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस खींचा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सीग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। तो फर्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अति विषैली गैस है। श्वास लेने पर यह रक्त के हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाती है जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता जिससे दम घुटता है। अतः यह एक मनुष्य के लिए जो है नुकसानदायक होता है।
नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट को किसी वस्तु से बने कंटेनर में सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है। 125 का तीसरा ऑप्शन चांदी। तो चूंकि चांदी तांबे की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होती हैं, ठीक है, इसलिए उनके बीच कोई विस्थापन प्रतिक्रिया नहीं होती है। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट 126 कहता कि दो परमाणु आइसोबार कहलाते हैं यदि। तो 126 का तीसरा ऑप्शन, ठीक है, यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग समान होता है लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, ठीक है। तो 126 का होगा तीसरा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 126 का जो हो जाएगा ये तीसरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यानी आइसोबार यानी संभारिक में न्यूक्लियॉन की संख्या समान होती हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग समान होता है लेकिन केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या उनके बीच भिन्न होती है। कहता है दृश्यमान ब्रह्मांड में 10⁻22 तारे होने का अनुमान है। दृश्यमान ब्रह्मांड में सितारों के कितने मोल मौजूद है। तो तीसरा ऑप्शन 0.166 मोल, ठीक है। तो देखिए तारों का एक मोल जो है 6.023 × 10⁻23, ठीक है। 23 जो है उपस्थित तारों के मोलों की संख्या होता है, यानी 10⁻22 बाई 6.23 × 10⁻23, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा 0.0166 मोल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता दिए गए ABCDEF में से कौन सा परमाणु क्रमांक जो है 1, 3, 7, 10, 11 के साथ क्रमशः समान आवर्त और समान समूह से संबंधित है। 128 का तीसरा BCDA और BCDABE, ठीक है, BCD और ABE। तो 128 में देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है कि A यानी Z बराबर 1 1, B जो है Z बराबर कितना है 3, तो 2 और 1, ठीक है। C Z का मान 7 यानी 2 5, 2 और 5, D 10 है तो 2 8, E की यदि बात करें तो ये 11 है 281, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे BCD देखिए, B C और D को यदि देखें तो BCD एक ही आवर्त के हैं, ठीक है। BCD जो है B C और D जो है ये एक ही आवर्त के हैं, और ABE जो है A B और E की यदि बात करें तो ABE जो है एक ही समूह से संबंधित है। 129 है कि यौगिक A एवं B समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन, इन्हें क्या कहा जाता है। पहला और देखिए ब्यूटेन है C4H10, B है आइसोब्यूटेन C4H10। तो 129 का जो होगा ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, संरचनात्मक आइसोमर, ठीक है। क्या होगा, तो संरचनात्मक आइसोमर, ठीक है। तो 129 का जो है एक संरचनात्मक समावयवी जिसे एक संरचनात्मक आइसोमर के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों के आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन विभिन्न संरचनाएं होती हैं। ब्यूटेन या C4H10 में 2 संरचनात्मक आइसोमर्स होते हैं जिन्हें सामान्य ब्यूटेन या अनब्रांच्ड ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन कहा जाता है। नेक्स्ट 130 नंबर देखिए, अभिक्रिया में 3MnO2 + Al ये बनता है 3Mn + Al2O3 ऑक्सी कारक है। 130 का फर्स्ट MnO2 एल्युमिनियम को ऑक्सीकृत करता है, यह स्वयं जो है अपचयित हो जाता है, इसलिए MnO2 एक ऑक्सी कारक के रूप में व्यवहार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट 131 है
कि निम्नलिखित में से कौन जो है कीटोन क्रियात्मक समूह है। ठीक है, कीटोन का 131 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CH3 एल्किल समूह है, तो यहाँ पे कीटोन हो जाएगा आपको CRR डबल बाउंड O। ठीक है, तो कीटोन एक क्रियात्मक समूह है जिसमें कार्बन परमाणु के साथ एक दोहरा बंधन बनता है। शेष दो बंधन एल्काइल या एरिल प्रतिस्थापन द्वारा अधिकृत कर लिया जाता है। कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन खालिस्तान के कारण दिखाई देता है। तो फर्स्ट, विलेसिल कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। तो देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती हैं तो चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन विलेसिल कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक तत्व X दो ऑक्साइड XO और XO2 बनाता है। ऑक्साइड XO उदासीन है लेकिन XO2 प्रकृति में अम्लीय है, तो तत्व X होने की सबसे अधिक संभावना है। 133 का दूसरा ऑप्शन कार्बन जो है दो ऑक्साइड का बना होता है, अर्थात CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO उदासीन है जबकि CO2 अम्लीय है। कैल्शियम एक धातु होने के कारण क्षारीय ऑक्साइड बनाता है एवं हाइड्रोजन एक उदासीन ऑक्साइड H2O बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से उन्हें जो है चुनिए जो संभव है। 134 का दूसरा ऑप्शन FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है 134 का जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी B और C हो जाएगा, B व C। ठीक है, FeSO4 प्लस Zn और CuSO4 प्लस Fe। तो 134 में जो है केवल अधिक सक्रिय धातुएं कम सक्रिय धातुओं को उनके लवण के विलयन से जो है विस्थापित कर सकती हैं। ठीक है, एल्युमिनियम ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन आयरन ग्रेटर देन कॉपर। तो जिंक की यदि बात करें तो FeSO4 में Fe को तथा FeCu4 से जो है Cu को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना है कि Zn जो है FeSO4 से Fe को और CuSO4 में जो है और Fe जो है CuSO4 में कॉपर को जो है विस्थापित कर सकता है। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। 135 का जो राइट आंसर होने वाला ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, दूसरा ऑप्शन यानी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। तो देखिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। ठीक है, ये जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे गोल्ड यानी सोना, सिल्वर, प्लेटिनम एवं कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 136, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो 136 जो होगा फर्स्ट हो जाएगा, सोडियम। तो पौधे के जीवन के 16 जो है तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधे के जीवन के जो है 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। सोडियम जो है ये पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पौधे के विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व जो है उपयोगी हैं। नेक्स्ट 137 है कि प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित में से क्या है। तो तीसरा ऑप्शन संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। जीवों का ये वर्गीकरण एक निश्चित पदानुक्रमिक दृष्टि अर्थात जगत, उपजगत, वर्ग, उपवर्ग, परिवार, वंश तथा जाति के पदानुक्रम में किया जाता है। इसमें सबसे उच्च वर्ग जगत तथा निम्न वर्ग जाति होती हैं। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में किस अंतःस्रावी
अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है और यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। फिर है कि रक्षक कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होती हैं क्योंकि उनमें होती हैं 139 का तीसरा ऑप्शन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए कि कोशिका द्रव में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के कारण गौड़ कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक घटकों में से एक है। नेक्स्ट फिर है कि भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन भूकंप लेखी भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है। तो देखिए भूकंप के परिमाण का मापन भूकंप लेखी में दर्ज भू तरंगों के आधार पर किया जाता है। भूकंप लेखी भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। किसी भूकंप की प्रबलता भूकंप लेखी में दर्ज हुए संकेतों के अधिकतम आयाम एवं भूकंप स्थल से उपकरण की दूरी के आधार पर निर्धारित की जाती है। अतः भूकंप लेखी जो है भूकंप अभिलेखी का रिकॉर्ड रखता है, यह कथन सही नहीं है। 141 ए और बी महिलाओं के दो प्रजनन अंग हैं। ए विकासशील भ्रूण के पोषण के लिए जिम्मेदार हैं और बी वह स्थान है जहां शुक्राणु अंडे से मिलते हैं। ए और बी क्रमशः। तो ये हो जाएगा तीसरा योनि व फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो गर्भाशय भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है। भ्रूण को जो प्लेसेंटा नामक एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण मिलता है। ठीक है, यह एक डिस्क है जो गर्भाशय की दीवार में अंतर्निहित होती है। शुक्राणु एवं अंडाणु का मिलन फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, अब देखिए 142 कहता निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक झुकने व हिलने के विरुद्ध तन्य शक्ति देता है। तो दूसरा ऑप्शन तो कोलेनकाइमा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा जो है पौधों का साधारण जीवित ऊतक होता है। ठीक है, कोलेनकाइमा जो है ऊतक जो असमान एवं प्राथमिक मोटी दीवारों को लंबी जीवित कोशिकाओं से बना होता है जिसमें हेमी के सेलुलोज एवं पेक्टिक पदार्थ हैं। यह जो है युवा पौधों के पेटियोल पत्ती सिराओं और तने को सहयोग संरचना यांत्रिक शक्ति व लचीलापन प्रदान करता है जिससे पौधे बिना टूटे आसानी से झुक जाते हैं। नेक्स्ट फिर है कि ग्लूकोज मुख्य रूप से वृक्क के भाग में अवशोषित होता है। 143 का तीसरा ऑप्शन समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, तो वृक्क में ग्लूकोज मुख्य रूप से समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं में अवशोषित होता है जो कि वृक्क में मौजूद नेफ्रॉन का खंड होता है। समीपस्थ नलिका को दो खंडों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पार्स कन्वोल्यूटेड और पार्स रेक्टा है। ठीक है, पार्स कन्वोल्यूटा प्रारंभिक जटिल भाग हैं और पार्स रेक्टा सीधा अवरोही भाग है। फिर प्रजातियों में खाली स्थान जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो फर्स्ट परिवर्तन प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह जो राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है। 145 का तीसरा ऑप्शन ये हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियां, फलीदार पादप। ठीक है, तो देखिए राइजोबियम भूमि का जीवाणु है जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। ठीक है, राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियां बनाने की क्षमता रखने वाले उस जीवाणु का नाम है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण
कर उसे पौधों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, फिर है कि कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा, यानी ए और डी हो जाएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड उपभुक्त होती हैं। ठीक है, और ए देखिए, ये है कि इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः पौधों में संपन्न होती है जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश जो है मुक्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे के हरे भाग सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है कि वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संघटकों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। वन वातावरण को ऑक्सीजन आपूर्ति, वायु प्रदूषण रोकने में सहायक, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के साथ अपरदन रोकना आदि कार्यों के लिए उत्तरदायी है। अतः वनों का संरक्षण आवश्यक है। वन संरक्षण हेतु प्रतिवर्ष उत्साह के साथ वन महोत्सव का आयोजन, वनों को लगातार वन क्षेत्रफल में जो है वृष्टि करना एवं लोगों को वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार जो है कार्यक्रम व जागरूकता फैलाना है, जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि आहार नाल को वह कौन सा भाग है जो यकृत से पीत रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। दूसरा ऑप्शन, अग्नाशय। अग्नाशय यकृत के बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय यकृत से पीत रस ग्रहण करके जो है पित्ताशय में संग्रहित करता है और ग्रहणी में पहुंचाता है। पीत रस क्षारीय द्रव होता है जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट, सांस लेने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। 149 का तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यानी ए और सी। तो यानी देखिए, सांस लेने का मतलब है कि ऑक्सीजन से भरपूर हवा लेना और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा देना। ठीक है, उसके बाद देखिए सी है कि 1 मिनट में एक व्यक्ति जितनी बार सांस लेता है उसे श्वास दर कहा जाता है। तो श्वास का मतलब है ऑक्सीजन से भरपूर हवा लेना और श्वसन अंगों की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा देना। शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर हवा को लेना और सांस लेना कहलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा को बाहर निकालने को सांस छोड़ने के रूप में जाना जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो हर समय जीव के पूरे जीवन में निरंतर चलती रहती है। 1 मिनट में एक व्यक्ति जितनी बार सांस लेता है उसे श्वास दर कहा जाता है। श्वसन के दौरान सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया बारी बारी से होती हैं। श्वसन का अर्थ है एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना। नेक्स्ट, देखिए 150 है कि पौधों में प्रजनन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो 150 का हो जाएगा आपको फर्स्ट हो जाएगा, यानी केवल ए, यानी अधिकांश पौधे की जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। अधिकांश पौधों की जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। अधिकांश पौधों में जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। इन्हें किसी पौधे का कायिक भाग कहा जाता है। वृद्धि की एक निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पौधों में पुष्प निकलते हैं। फूल पौधों में प्रजनन का कार्य करते हैं। फूल प्रजनन अंग है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा पौधे अपनी संतान पैदा करते हैं। इन्हीं 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है अलैंगिक, दूसरा है लैंगिक। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में पौधे बिना बीज के नए पौधे को जन्म दे सकता है, जबकि लैंगिक प्रजनन में नए पौधे बीज से प्राप्त किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।